और अब लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा, विक्टर मेयर मेथड। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस या वोलेटाइल कंपाउंड। देखो, डेवलॉन्ग पेटिट्स लॉ और विक्टर मेयर मेथड बहुत पहले सिलेबस में ये पार्ट होता था, फिलहाल आपकी पिछले 10-12 साल से सिलेबस में नहीं है। लेकिन जब भी आप कुछ एमसीक्यू डिस्कस करोगे कौन से भी रेफरेंस बुक से, आपको कुछ एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस 2 पॉइंट्स होंगे, इसीलिए ये भी मेथड शॉर्ट में देखते हैं। विक्टर मेयर मेथड, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस, वोलेटाइल सब्सटेंस या वोलेटाइल कंपाउंड। वोलेटाइल सब्सटेंस यानी बेटा दैट सब्सटेंस which is easily converted into its vapors। जो सब्सटेंस बहुत आसानी से, थोड़ी भी अगर उसे हम हीट सप्लाई करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है, उसे हम वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल, डीजल आपको पता होगा। पेट्रोल अगर हम किसी डिश में लेंगे तो विदाउट हीटिंग इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, तो इसे पेट्रोल इज वेरी वोलेटाइल। तो वोलेटाइल सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास विक्टर मेयर मेथड से हम निकाल सकते हैं। बस शॉर्ट में देखो क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिवन सैंपल ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस, जो भी मास या सैंपल आपको दिया है, जो भी सैंपल ऑफ कंपाउंड दिया है, उसका वेट आप डिटरमाइन करो। दैट कंपाउंड इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड इनटू वेपर इन अ वेसल। जिस सब्सटेंस का हम मॉलिक्यूलर मास निकालने जा रहे हैं उसकी कुछ सैंपल अमाउंट आपको दी जाएगी, उसे हम किसी कंटेनर में ले लेंगे, किसी एक आधे वेसल में लेंगे और थोड़ा भी उसको अगर हीट करेंगे तो व्हाट विल हैपन टू वोलेटाइल कंपाउंड, दैट विल चेंज इनटू वेपर, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन वो वेसल खाली नहीं है, उसमें वेपर के लिए जगह नहीं है। अब आपको क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा आपके कि क्या है उसमें, पता है बेटा आपको, एयर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दैट वेसल, एयर वेसल में होगी। तो जब भी कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, तो जितना स्पेस वेपर को लगेगा उतनी एयर वो वेपर क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। फिर देखो, एक कंटेनर लिया है समझो हमने ये, और इसमें ये वोलेटाइल सब्सटेंस डाल दिया, उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होगा। क्यों नेग्लिजिबल? बिकॉज इट इज आइदर सॉलिड और लिक्विड। तो बहुत थोड़ी अमाउंट लेते, इसमें समझो डाल दी, थोड़ा सा हीट करो, दैट सब्सटेंस वोलेटाइल होने की वजह से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उस वेपर को स्पेस लगेगी जो वहां नहीं है, इसमें ऑलरेडी एयर होगी, तो वो वेपर एयर को डिस्प्लेस करेगी। और जो भी एयर इस वेसल से डिस्प्लेस होगी वो किसी दूसरे वेसल में हम कलेक्ट करेंगे, उस एयर का वॉल्यूम निकालेंगे। यानी वोलेटाइल सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, और जितनी वेपर फॉर्म होगी उतनी ही वेपर एयर को क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। उस वेपर का जो वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो फिर हमें क्या देखना है यहाँ, वेट ऑफ कंपाउंड, जिसको हमने वेपर में कन्वर्ट कर लिया, वो जो वेपर है इक्वल अमाउंट ऑफ एयर को डिस्प्लेस करेगी उस वेसल से, और ये जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर होगा समझो इट इज V1 या V कुछ भी ले लो, एयर का वॉल्यूम V1 है जो हम दूसरे वेसल में उसे कलेक्ट करके मेजर करेंगे। तो ये जो भी अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस एयर का वॉल्यूम है, दैट वॉल्यूम इज एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ द वेपर, और उस वेपर का वेट जो भी हमें दिया है वो वेट ऑफ कंपाउंड, यानी गिवन वेट ऑफ कंपाउंड हैज वॉल्यूम इक्वल्स टू V1 सपोज इन गैसियस स्टेट। अब हमें जो वॉल्यूम V1 मिला है, दैट वॉल्यूम V1 इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू V0, दैट इज वॉल्यूम एट STP। जो भी वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस एयर होगा जो हमने रूम टेम्परेचर पे मेजर किया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक होगा और रूम टेम्परेचर जो भी हो, तो उस वॉल्यूम को सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है, V0, यानी वॉल्यूम एट STP। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है बेटा, जस्ट रेफरेंस देता हूं, ये फिर एक चैप्टर में ये सब पार्ट आ जाएगा। तो ये होगा P0 V0 डिवाइडेड बाय T0 इट इज इक्वल टू P1 V1 डिवाइडेड बाय T1। शायद आपको ये पता भी हो, ये जीरो वाली जो टर्म है P0 V0 T0, दीज आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट STP, और ये P1 V1 बाय T1 ये जो वैल्यूज है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर, जहां हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस वक्त की ये वैल्यू होगी। तो हम V1 को V0 में कन्वर्ट करेंगे, सो V0 विल बी इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा बेटा, P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T0 डिवाइडेड बाय P0। इस तरह से गिवन वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस एयर यानी वॉल्यूम ऑफ वेपर ऑफ द कंपाउंड, उसको हमने वॉल्यूम एट STP में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए
V0 liter of vapor of that compound at STP is equal to suppose W ग्राम। जो वॉल्यूम हमने STP को कन्वर्ट किया है उसका मास W1, मास तो नहीं चेंज होगा प्रेशर वॉल्यूम चेंज होने से। सो V0 liter of vapor at STP is equal to W ग्राम। 22.4 liter vapor of that substance at STP is equal to how many grams? And हमें पता है weight of 22.4 liter of any gas at STP is nothing but its molecular weight. Applications of Avogadro's law आ गया होगा ध्यान में आपके। तो हम वॉल्यूम V0 at STP निकालेंगे और वहां से V0 लीटर का मास अगर W ग्राम है तो 22.4 लीटर वेपर का मास कितना होगा, और वो जो भी मास आएगा X gram, Y gram, whatever it may be, that mass is nothing but molar mass. And hence, molar mass of volatile substance by Victor-Meyer method will be equal to weight of the substance into 22.4 divided by V0. V0 is volume of vapors of that substance at which conditions? STP. And it's all about additional matter also. इससे ज्यादा आपको एक शब्द भी देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जो भी ये पार्ट दिया है इतना ही आप थ्योरेटिकल पार्ट अच्छी तरह से कर लो बेटा। और इससे रिलेटेड एमसीक्यू आपको डीपीपीज दिए जाते हैं। ट्राई टू सॉल्व दिस डीपीपीज वेरी एक्यूरेटली टेकिंग योर ओन टाइम। समय थोड़ा ज्यादा ले लो, डीपीपीज एक्यूरेटली सॉल्व करो। और कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर डीपीपी में आते हैं तो डोंट हेजिटेट टू आस्क दिस डाउट्स। जो भी आपको डाउट आते हैं डीपीपी सॉल्व करते वक्त बिल्कुल चैट सेक्शन जो होता है ऐप में, वहां आप अपने डाउट्स रखिएगा। You will get its solution. And now part theoretical जो खत्म हुआ है, लास्ट वाला सेक्शन सॉल्यूशंस के फॉर्म में जो भी रिएक्शंस होती है या रिएक्शंस इन सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस करने वाले मेथड्स, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अब हम देखते हैं। ओके अब प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा। पहला प्रॉब्लम परसेंट बाय मास ऑफ सोल्यूट, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको स्क्रीन पे वहां दिखाई देगा, पढ़ लो उसे। सी व्हाट वी आर गिवन, हमें क्या दिया है बेटा? मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दैट इज सोल्यूट इन गिवन सॉल्यूशन इज 11 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 500 मिलीलीटर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। एंड वी हैव टू फाइंड आउट परसेंट बाय मास ऑफ सोल्यूट। परसेंट बाय मास पता है आपको, ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला इमीडिएटली आपको क्लिक होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला है? सी फॉर्मूला फॉर परसेंटेज कैलकुलेशन इज परसेंट बाय मास ऑफ सोल्यूट, परसेंट W by W इक्वल्स टू W2 divided by W solution multiplied by 100। W2 यानी वेट ऑफ सोल्यूट, W solution यानी वेट ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यहाँ सोल्यूट सॉल्वेंट का वेट अलग नहीं दिया, डेंसिटी दी है, तो हम वेट ऑफ सोल्यूशन लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखो बेटा, वेट ऑफ सोल्यूट पता है हमें, लेकिन वेट ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली नहीं दिया, रादर वी आर गिवन डेंसिटी एंड वी नो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ दैट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन, ये जो भी सबस्क्रिप्ट हम लिख रहे हैं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरू में ध्यान में रहने के लिए हम लिखेंगे। सो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड दैट्स व्हाई वेट ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या दी है? 1.1 ग्राम पर ml into volume is 500 ml. Milliliter per milliliter will get cancelled and weight of solution comes to be 550 ग्राम। यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, शुरू में लिखते हैं, आदत भी हो जाएगी। सो टोटल सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा 550 ग्राम, जिसमें सोल्यूट कितना है बेटा? 11 ग्राम। सॉल्वेंट का अलग वेट फिलहाल इन दिस प्रॉब्लम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एंड दैट्स व्हाई percentage of oxalic acid in this solution will be equal to, putting the values, W2 11 divided by W solution 550 multiplied by 100। 11 से इसे डिवाइड करो, 11 5 are 55, 50 आ जाएगा, फिर सॉल्व करो 2 आ जाएगा। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इन द गिवन सॉल्यूशन क्या होगा? इट इज 2%।
यानी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम होता है तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड का मास कितना होगा बेटा? 2 ग्राम। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बेटा 97, रीड किया होगा आपने। देखो गिवन में क्या दिया है, W2 weight of sodium hydroxide is 2.46 gram. It is dissolved in 100 centimeter cube of solution. Volume is 100 centimeter cube. Molar mass of sodium hydroxide is 40 grams per mole, या 40 भी आप लिख सकते हो। And we have to find out molarity. सबसे पहले मोलारिटी क्या है? मोल्स पर लीटर, N2 divided by volume of solution in liter. लेकिन as we are looking at this problem as an MCQ, we will shorten the number of steps. Directly लिखो बेटा, molarity M is equal to क्या होगा एक्चुअली? N2 divided by volume of solution in liter, but N2 is nothing but W2 divided by M2, right? करेक्ट है। सो डायरेक्टली ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, कौन सा? W2 divided by M2 into volume of solution in centimeter cube है, so it is multiplied by, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, to be multiplied by 1000। वैल्यूज रखो, 2.46 into 1000 by molar mass 40 into volume 100। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर कम्स टू बी 0.615 मोलार। ये जो आंसर होगा, मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, इट इज 0.615 मोलार सॉल्यूशन। और कैपिटल एम शॉर्ट में आप लिख सकते हो, लेकिन इसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए। मोलार का मतलब होता है मोल्स पर लीटर या मोल पर डीएम क्यूब। ओके, सो आंसर इज 0.615 मोल्स पर लीटर। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 98 देखो बेटा, रीड किया होगा आपने। क्या दिया है? वेट ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट 20.7 ग्राम, डिसॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट मोलालिटी, स्मॉल m। मोलालिटी यानी मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास अगर 1 किलोग्राम होता है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं? हमें यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो मोलार मास शुड बी नोन। पोटेशियम कार्बोनेट आप डायरेक्टली लिख सकते हो, यहाँ जस्ट सो एज टू गेट आइडिया अबाउट एटॉमिक मासेस हमने इसे डिटेल में लिया है। K2CO3, 2 पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, कार्बन 12, 3 ऑक्सीजन, एटॉमिक मास 16। या CO3 रेडिकल का मास ही ध्यान में रखो बेटा, वो 60 होता है, 12 प्लस 48, सो इट इज 138, एंड वी हैव टू फाइंड आउट m। पहले फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? मोलालिटी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N2 डिवाइडेड बाय W1 इन ग्राम, सो दिस एंटायर फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 1000। लेकिन अननेसेसरी स्टेप्स हम नहीं बढ़ाएंगे, एज एन एमसीक्यू देखेंगे इसे, सो डायरेक्टली सेकंड स्टेप वाला फॉर्मूला लेते हैं, W2 बाय M2 इंटू W1, W1 यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट जो ग्राम में है, सो मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब हमें यहाँ W2 पता है, M2 वी हैव कैलकुलेटेड, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट मालूम नहीं है, बट उसके लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी दी है, एंड वी नो यूजिंग वॉल्यूम डेंसिटी वी कैन फाइंड आउट मास ऑफ सॉल्यूशन। सो मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी, डायरेक्टली लिखता हूं, ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। मास ऑफ सॉल्यूशन इज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, सो 1 ग्राम पर ml इंटू 500 ml, सो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 500 ग्राम, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों भी होंगे। बट इसमें वेट ऑफ सोल्यूट कितना है बेटा? 20.7। सो W1 सॉल्वेंट का वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट, सो 500 माइनस 20.7, सॉल्व करो, दिस कम्स टू बी 479.3 ग्राम्स। सॉल्वेंट का मास कितना होगा? 479.3 ग्राम। और फिर फॉर्मूला नंबर 1 जो हमने लिखा है, सो मोलालिटी विल बी इक्वल टू 20.7 इंटू 1000 बाय 138 इंटू 479.3। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 0.31295, 0.31295। थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, 3 ही डिजिट में आंसर रखेंगे। 9 टर्म हम अवॉइड कर रहे हैं, तो 2
इट इज टू बी इंक्रीज बाय 1, तो हमारा आंसर होगा मोलारिटी इज इक्वल टू 0.313 मोल पर केजी। इसे स्मॉल एम 0.313 मोल या मोलाल भी कह सकते हैं। कैपिटल एम होता है तो मोलार होता है, स्मॉल एम में मोलाल। मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 0.3129 मोलाल और इट इज 0.313 मोल पर किलोग्राम। नंबर 99 देखो बेटा, क्या दिया है हमें। वी आर गिवन मास ऑफ वाटर 120 ग्राम, जिसका मोलार मास 18 है, पता है आपको। मास ऑफ मिथिल अल्कोहल या मिथेनॉल इट इज 60 ग्राम और मोलार मास ऑफ मिथेनॉल अगर हम देखेंगे CH3OH दैट कम्स टू बी 32, कार्बन 12, 4 हाइड्रोजन 4, सो इट इज 16 प्लस ऑक्सीजन 16, 32, and we have to find out x1 and x2. What are x1 x2? These are mole fractions, and we know mole fraction is nothing but ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all the components. तो यहाँ हमें सबसे पहले N1 N2 की वैल्यू निकालनी है। अब हम यहाँ इट इज क्वाइट क्लियर बेटा कि मास ऑफ वाटर लार्जर इन क्वांटिटी है, तो वाटर इज टेकन एज सॉल्वेंट, तो उसे मैं N1 लेता हूं और फिर ऑटोमेटिकली मिथिल अल्कोहल इट बिकम्स N2, वो सोल्यूट होगा। तो N1 equals to W1 by M1, 1 stands for solvent, so solvent water का वेट है 120, मोलार मास 18, इसे आप सॉल्व करो, इट कम्स टू बी 6.666। हम पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 डिजिट तक ही जाएंगे, सो इट इज 6.67। N2 की वैल्यू उसी तरह से 60 by 32, इट विल कम टू बी 1.875 या 1.88 या 87 कुछ भी लिखो, मेक्स नो डिफरेंस। अब x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, N1 बाय N1 प्लस N2। वैल्यूज रखो, N1 6.67 डिवाइडेड बाय 6.67 प्लस N2 1.875, सम ले लो, इट कम्स टू बी 8.545 and lastly 6.67 divided by 8.545। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर कम्स टू बी 0.7805। आंसर क्या होगा 0.7805। हमने 05 छोड़ दिए तो भी चलेगा। और ये जो कैलकुलेशन है शायद लॉग कैलकुलेशन का पार्ट आपका हुआ होगा, विद द हेल्प ऑफ लॉग या थोड़े से डायरेक्टली एडजस्टमेंट करके भी हमें इस तरह की एमसीक्यू सॉल्व करने की आदत डालनी है। लेकिन हम बहुत प्राइमरी इनिशिएटिंग वाले फेज में है, शुरुआती के फेज में है हम, तो यहाँ हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस जरा डिटेल्स में करेंगे, लेकिन बाद में शॉर्टकट जब भी हम एमसीक्यू देखेंगे बेटा, जब आपको कैलकुलेशन की आइडिया आ जाएगी, एमसीक्यू के कैलकुलेशंस बहुत शॉर्ट में लेंगे। तो ये वैल्यू आ गई 0.7805। अब x2 के लिए हम उसी तरह से जा सकते हैं, N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, लेकिन आपको पता है ये बाइनरी सोल्यूशन है, 2 ही कंपोनेंट्स है, और ये भी हमें पता है कि समेशन या एडिशन ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो जो भी लास्ट कंपोनेंट बचेगा उसके लिए फिर ये इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम इस तरह से जाएंगे, x2 इक्वल्स टू 1 माइनस x1। यहाँ भी हम हमारा बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। x2 इक्वल्स टू 1 माइनस x1, 1 माइनस 0.78, तो आंसर नियर अबाउट 0.22, लेकिन ये 0.5 रखा तो इट इज 0.2195। So x1 0.7805, x2 0.2195, या ये 0.5 अगर हम छोड़ देंगे, x1 0.78, x2 will be 0.22, ये भी आंसर चलेगा।